हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून और नाइट। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल डीजी स्टार्स पर। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का पहला चैप्टर सॉल्यूशन। इस चैप्टर का पहला चैप्टर है क्लास 12th केमिस्ट्री का, मतलब बोर्ड्स की पॉइंट ऑफ व्यू से पहला चैप्टर रहेगा आपका। इस चैप्टर को हम 3 से 4 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। आज इसका पहला लेक्चर रहेगा जिसमें हम कुछ लॉस के बारे में बात करेंगे, कुछ थ्योरीज रहेंगी और कुछ टर्म्स रहेंगे बेसिक। बाकी अगले चैप्टर में हम इसके सारे पुराने टर्म जैसे नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, WY/W, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, नॉर्मेलिटी हो गई, मोलैरिटी हो गई, PPM, BPM, इनके बारे में बात करेंगे। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। आखिर ये चैप्टर क्या है? सॉल्यूशन से जाने से पहले हमें जानना पड़ेगा उसके टर्म्स के बारे में कुछ, जो हमें उसके बारे में बताते हैं। तो उसमें पहला टर्म है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी बताती है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, इन दोनों के मिक्सचर से बनता है सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूट कितने सॉल्वेंट में घुलेगा एक टेम्परेचर पे, वही हमारा बताता है। सॉल्यूट के घुलना ही सॉल्युबिलिटी होता है। सॉल्यूट का घुलना सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूशन में, यही सॉल्युबिलिटी कहलाता है। इसको दो तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम लिक्विड की सॉल्युबिलिटी से बात करते हैं तो मोल अपॉन लीटर इन्वर्स होता है। लिक्विड की सॉल्युबिलिटी में मोल अपॉन में लीटर होता है। और जब हम गैस की बात करते हैं तो इसे हम मोल फ्रैक्शन में लेते हैं, मतलब कि काई ए काई बी काई ए के फ्रैक्शन में लेते हैं। इसका हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन। ये आपने पढ़ा होगा, मोल चैप्टर क्लास 11 का पहला चैप्टर है मोल्स, उसमें आया होगा। मोल कॉन्सेप्ट का ये चैप्टर है, काई कहते हैं इसे हम। इसका आज हम बहुत यूज़ होगा इस चैप्टर का। आइए हम आगे की बात करते हैं सॉल्यूट। व्हाट इज सॉल्यूट? आप सॉल्यूट को जाने, बताया अभी मैंने बताया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो तरह की चीज़ होती है, इन दोनों के मिक्सचर से ये बनता है हमारा सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट होता क्या है? सॉल्यूट होता है डिजॉल्व अमाउंट, मतलब कि सॉल्वेंट में घुलने वाली चीज़ को सॉल्यूट कहते हैं। जो इसके अंदर घुल जाए उसे ये कहते हैं। आप ऐसे समझिए कि सॉल्वेंट के अंदर घुलने वाली चीज़ सॉल्यूट कहती है। या दूसरा तरीका, आजकल लोग इसे बहुत ज़्यादा ऐसे मानते हैं, पर ये बात सच है, गलत है, ऐसा नहीं होता। पर आप मान लीजिए कि दूसरा फॉर्मूला भी बैठते हैं, हम दूसरा डेफिनेशन भी कहते हैं इसका, कि ऐसी चीज़ जो सॉल्यूशन के अंदर जो सबसे कम पाई जाती है उसे सॉल्यूट कहते हैं, जो ज़्यादा पाई जाती है उसे सॉल्वेंट कहते हैं। वही लिखा है कि जो लार्ज अमाउंट में पाया जाए उसे सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में पाया जाए उसे सॉल्यूट। तो अब जानते हैं सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्वेंट वो होता है जो सॉल्यूट को डिसॉल्व करा दे। सॉल्यूट को घोल देने वाला सॉल्वेंट होता है, और जो घुल रहा है वो सॉल्यूट होता है। जैसे कि ये एग्जांपल नहीं है, पर आपको एक डेली लाइफ की बता रहा हूँ, जैसे कि आपको फील आए वाली। आप चीनी को लीजिए, चीनी को पानी में डाल दीजिए, पानी में चीनी घुल रही है, तो चीनी जो घुल रही है उसे सॉल्यूट कहेंगे। जो वाटर है वो सॉल्वेंट है जिसके अंदर घुल रही है। ये, और इन दोनों को जोड़ दोगे, जब इनका घुल जाएगा तो एक सोल्यूशन बनेगा। वही होता है हमारा सोल्यूशन, जिसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। अब आगे की बात करते हैं हम हेनरीज लॉ। व्हाट इज़ हेनरी? एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी लॉज दिया अबाउट टेम्परेचर, प्रेशर, आइडल गैस की क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में उन्होंने एक वो दिया, फॉर्मूला दिया। वही आज इसके एक हमारा टॉपिक बना हुआ है। तो ये जानते हैं क्या है ये इनका लॉ। ये हेनरी कहते हैं कि जब आप कोई टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दो, मतलब कि टेम्परेचर चेंज ना हो, टेम्परेचर अगर चेंज ना हो, मतलब कि उसका डेल्टा चेंज ज़ीरो हो जाए, सॉरी, अगर डी टी इक्वल्स टू ज़ीरो हो जाए, मतलब चेंज ना हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, तो गैस की जो सॉल्युबिलिटी या लिक्विड की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। अब पार्शियल मतलब होता है ना आधा ना पूरा, बीच का कोई हिस्सा, उसी को हम पार्शियल कहते हैं। आधा या पूरे के बीच का जो पार्ट होता है, पोर्शन होता है, वही पार्शियल होता है। उसी के बारे में इन्होंने बताया था कि अगर कोई चीज़ को घोल रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस या लिक्विड अगर हम कर रहे हैं, तो उसका जो वैल्यू होगी वो पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। जिससे आगे रिलेटेड उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, P इक्वल्स टू के एक्स। यहाँ पे जो P है वो पार्शियल प्रेशर को दर्शाता है, K होता है हेनरी कांस्टेंट, से के एच के नाम से भी जाना जाता है, X होता है मोल फ्रैक्शन। ये X नहीं है, इसे काई कहते हैं हम लोग। यही बताता है, ये हम मोल्स में जानेंगे। काई की वैल्यू होती है गिवन मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ये होती है इसकी वैल्यू, काई की वैल्यू होती है। ये आप याद रख लीजिए, आपका आगे इसमें जब कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल्स आते हैं तो इस बात का कॉन्सेप्ट का यूज़ होता है। इसी के साथ हम बात करते हैं कि इसमें एक पॉइंट है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर एंड के। मतलब अगर हम बॉडी की सॉल्युबिलिटी को बढ़ाना चाहते हैं, सॉल्युबिलिटी अगर बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा, के भी घटेगा, ये बता रहा है हमें ये, और उस समय प्रेशर भी बढ़ेगा।
प्रेशर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तब टेम्परेचर घटेगा और के की वैल्यू घटेगी। जब ये चीज़ घटेंगी तब ये बढ़ेंगी। ये होता है इनका कॉन्सेप्ट। अगर ये बढ़ा ये घटा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशनशिप है, यही बताता है ये हमारा टर्म। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको हाईलाइट कर लीजिए। आगे हम बात करते हैं डिफरेंट गैसेस है डिफरेंट मासेस ऑफ सोल्यूशन एट सेम टेम्परेचर। से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनकी जो वैल्यू होती है सेम टेम्परेचर पे भी डिफरेंट के एच होता है, ड्यू टू इनके अंदर का इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण, सॉलिबिलिटी के कारण, उनका प्रेशर के कारण, इन सब के कारण इनका रिलेशनशिप बढ़ता था। यही नहीं, और अलग अलग टेम्परेचर पे भी उनका वैल्यू अलग हो जाती है। जैसे नाइट्रोजन का भी अलग हो जाता है। दो नाइट्रोजन के गैस उनको अलग अलग टेम्परेचर पे रखेंगे तो उनकी वैल्यू भी अलग हो जाती है। जैसे 293 और 298 और 303 पे रखोगे तो दोनों की वैल्यू अलग हो जाती है। वैसे ही अब आखिर बात करते हैं कि लिमिटेशंस क्या हैं। व्हाट इज़ द लिमिटेशंस ऑफ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ की लिमिटेशंस है कि हेनरीज लॉ, आपने जैसे बोला कि प्रेशर बढ़ाने पर हम सॉल्यूशन बढ़ा सकते हैं, तो कहीं आप ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने लग गए तो सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ेगी। प्रेशर के साथ इतना थोड़ा प्रेशर बढ़ जाएगा कि सॉल्युबिलिटी में आप, कि आप किसी चीज़ को घोल रहे हो तो आप वाटर को उड़ा दो, उसके अंदर चीनी चीनी बचो, ये थोड़ी ना कुछ वो बनाता है। इसलिए आप ये नहीं कर सकते। टेम्परेचर को ज़्यादा कम नहीं कर सकते, इससे टेम्परेचर इन्वर्स प्रपोर्शन में था। अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ानी तो टेम्परेचर घटाना पड़ेगा। अब ये थोड़ी ना करना चाहोगे कि टेम्परेचर को तो माइनस लेते जाओ 200 डिग्री सेल्सियस, -300 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ले जाओगे तो रिएक्शन ही नहीं होगी। रिएक्शन को भी तो एक ऑप्टिमम कुछ तो चाहिए होगा जिससे वो अपना रिएक्शन कर सके। वैसे ही गैस शुड नॉट अंडरगो डिसोसिएशन इन सॉल्यूशन। ये नहीं कि गैस घुल जाए। गैस अगर सॉल्यूशन में ही घुल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, तो रिएक्शन कैसे होगा, कुछ तो होना चाहिए। दूसरा है कि अगर कोई हम किसी केमिकल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो ये ना होगा केमिकल सॉल्वेंट के साथ ही रिएक्ट कर जाए। मतलब आपको अगर, जैसे आपके एग्जांपल आपने पढ़ा होगा 10th में, लिविंग में आपने पढ़ा होगा कि पोटेशियम, इन सबको आप ओपन एयर्स में नहीं रखते, बर्स्ट हो जाते हैं। इसलिए वही तो बात है इसमें कि अगर आप रिएक्शन केमिकल को अंदर रखो किसी सॉल्वेंट में, अगर वो दोनों उसी से रिएक्ट करके कुछ डेंजरस बना दें तो उससे रिएक्शन थोड़ी ना कहीं वो हार्मफुल हो जाएगा। इसलिए हम इसे भी कंक्लूड नहीं करते। और एक ये टर्म है, ये एनसीईआरटी में गिवन है कि अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तब हाई एल्टीट्यूड में एनोक्सिया नाम की डिसीज़ हो जाती है। ये एनोक्सिया होता है, एनोक्सिया को कहते हैं जब O2 की मात्रा हमारी बॉडी में कम हो जाती है। जैसे अब आप हाई पहाड़ों पे जाओगे तो पहाड़ों पे आपके बॉडी में जितना ऑक्सीजन आपको लेना चाहिए आप उतना ऑक्सीजन ले नहीं पाओगे। इसके कारण जो बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट ना बढ़ने के कारण आपकी बॉडी में जो डिक्रीज़ होगा ऑक्सीजन का, डिक्रीज रिक्वायरमेंट बढ़ेगी और आपकी जो मात्रा होगी ऑक्सीजन की वो घट जाएगी। इसके कारण एक बीमारी होती है एनोक्सिया। लो डेप्थ पे अगर हम बहुत पानी के डेप्थ में चले जाए तो वहाँ प्रेशर बहुत बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ जाता है तो ऑक्सीजन वैसे ही ज़्यादा हो जाता है। जब ज़्यादा हो जाता है ना तो ऑक्सीजन, जैसे कि स्विमर होते हैं, पानी के अंदर जाना कोई मुश्किल बात नहीं। जब वो पानी से ऊपर आ रहे होते हैं तो पानी से ऊपर आने की बजाय उनको एक बेड नाम की बीमारी हो जाती है, मतलब कि बॉडीज़ में बबल्स बनने लग जाते हैं। हार्मफुल बीमारी होती है, बहुत डेंजरस पेनफुल बीमारी होती है। वैसे ही बॉडी में बबल बन जाते हैं, बॉडी में ऑक्सीजन जाने की बजाय नाइट्रोजन चला जाता है। बॉडी में ज़्यादा नाइट्रोजन आने के कारण बॉडी, जो चीज़ ऑक्सीजन, वैसे आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी का एक टर्म है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाता है, ऑक्सीजन नहीं अटैच होकर नाइट्रोजन हो जाता है, तो इस बीमारी को हम बैंड्स कहते हैं। तो साइंटिस्ट ने एक थ्योरी बनाई, इसको सॉल्व करने के लिए हमने एक जो गैसेस हम ले जाते हैं पावर बैंक्स में, जो बैग्स जाते हैं ऑक्सीजन के लिए, उसमें हमने सिर्फ ऑक्सीजन नहीं भरा होता। ये आप टर्म शायद अभी जानेंगे कि उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता, उसमें हीलियम भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन होता है। वेयर हीलियम की पॉइंट होता है 11.7% हीलियम होता है, 56.2% नाइट्रोजन होता है और सिर्फ 32.1% ही ऑक्सीजन होता है। इससे एमसीक्यू आ जाते हैं कि इनकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं और पूछते हैं कि विच इज़ राइट, तो आपको बताना होता है। इसलिए इसका पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इसका। फिर एक आते हैं कि जब हेनरीज लॉ का जब लिमिटेशंस आए इनसे, हेनरीज लॉ से एक इंस्पायरिंग लॉ बना था डेल्टन्स का लॉ, डेल्टन्स लॉस ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये लॉ बताता है कि P इक्वल्स टू के पी, जो हमारा बताया गया था P इक्वल्स टू के एक्स हमारा बताया था उसने, हेनरीज ने, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके P इक्वल टू एक्स पी बना दिया गया। इसमें एक्स है मोल फ्रैक्शन, आपको पता है। जो ये P है, P टोटल, मतलब कि अगर प्रेशर अपॉन टोटल प्रेशर इक्वल्स टू होता है एक्स के, इसका और एक्स की वैल्यू बनता है गिवन मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ये होता है एक्स के बराबर। ये एक्स मतलब इकाई है, मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। ये हमारा फॉर्मूला दिया था डेल्टन ने, इसी फॉर्मूले को यहाँ पे लिखा गया। अगर ये पी यहाँ जाए तो पी टोटल यहाँ चला जाएगा, तो ये फॉर्मूला को यहाँ डिराइव किया गया है कि पी इक्वल्स टू एक्स पी टोटल,
मतलब x हो गया मोल फ्रैक्शन और टोटल। अगर किसी गिवन पॉइंट का निकालना है पी ए मान लो उसे आप, उसका अगर इक्वल्स टू करेंगे तो x इंटू उसका मोल फ्रैक्शन क्या होगा और टोटल उसका प्रेशर कितना होगा, वो होगा इसका सम, उनका प्रोडक्ट सॉरी। ये डाल्टन्स का जो पार्शियल प्रेशर का लॉ है सिर्फ नॉन रिएक्टिव गैसेस पे दिया गया है। जैसे कि बताया था रिएक्ट कर जाएंगे गैसेस तो हार्मफुल हो जाएगा, वो रिएक्शन करने के बाद कुछ और ही प्रोडक्ट बनाने लगेंगी, जो हम बनाना चाहते हैं वो सोल्यूशन ही नहीं बनेगा, इसलिए ऐसा बनाया गया है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ आता है रॉयलेट्स लॉ। रॉयलेट्स लॉ बताता है ये पार्शियल प्रेशर पे ये लॉ पार्शियल प्रेशर पे बेस होता है। ये बताता है कि सॉल्वेंट अगर हम किसी सॉल्यूशन में जा रहे हैं तो उसमें क्या फ़र्क आता है, क्या डिफरेंसेस आता है। ये लॉ स्टेट करता है कि पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच वोलेटाइल कंपोनेंट इज इन अ आइडियल सोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन। मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। जब ये P को हटाने जाए तो हमने P नॉट X लिखा, ये P नॉट होता है टोटल, यहाँ पे हमने लिखा है P नॉट, ये P नॉट होता है टोटल वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। किसी प्योर कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होता है वो P होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ वेपर, जो आपको निकालना हो कोई भी गिवन PA PB PC कितना भी निकालना वो। X होता है मोल फ्रैक्शन। ये हमारा इन तीनों को प्रोडक्ट ही, ये हमारा रॉलेट्स लॉ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। एक इन दोनों के हेनरीज और रॉलेट्स लॉ में एक कनेक्शन बताया जाता है कि बोला जाता है रॉलेट्स लॉ हेनरीज लॉ का ही एक स्पेशल केस होता है। मतलब कि आप देख सकते हैं इसका होता है P इक्वल्स टू एक्स पी, उसका होता है P इक्वल्स टू एक्स के। तो आप देख सकते हैं आप P और K में कोई रिलेशन बन रहा है, तो इसी से हमने इंस्पायर होकर बोला कि अगर P इक्वल्स टू K हो जाए, मतलब अगर लिक्विड गैस की तरह बिहेव करने लग जाए, तो उसी कंडीशन को कहते हैं कि जब रॉलेट्स लॉ हेनरीज लॉ के जैसा फॉलो करता है, इसलिए इसे बिहेव जैसे सेम कहा जाता है, स्पेशल केस कहा जाता है। इसमें हम देखेंगे तो बता सकते हैं हेनरीज लॉ का एक स्पेशल केस वेयर लिक्विड इज सो वोलेटाइल। वोलेटाइल की एबिलिटी होती है, वोलेटाइल मतलब कौन सी चीज़ जल्दी इवापोरेट होने की एबिलिटी को ही वोलेटाइल कहा जाता है, जो बॉडी जल्दी इवापोरेट हो जाए। अगर लिक्विड बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है तो वो गैस की तरह बिहेव करने लग जाए, ज़्यादा घुलेगी, ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा तो जल्दी वो गैस बन जाएगी, वोलेटाइल इन नेचर में आ जाएगी तो गैस की तरह बिहेव करेगी। तो उस समय P नॉट K के बराबर हो जाता है, वही इसमें दिया था रॉलेट्स लॉ में कि इन दोनों के स्पेशल कनेक्शन होगा। आइए बात करते हैं आगे सोल्यूशन। सोल्यूशन एक बहुत ही वाइड टर्म है, इस टर्म को समझने के लिए काफ़ी बड़ा टर्म है, इसको बता नहीं सकता, इसी पे पूरा चैप्टर बेस है। अब हम इसी पॉइंट पे अब जाके पहुँचे हैं। सोल्यूशन आखिर होता क्या है? ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमो मतलब सेम तरह के कंपोनेंट्स का मिलना, मिक्सचर, यही होता है हमारा होमोजीनियस मिक्सचर ही होता है। इसे टू सब्सटेंस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिलना सोल्यूशन कहलाता है। सोल्यूशन को कई भागों में बांटा जा सकता है, अलग अलग चीज़ों से, रिएक्शन कैसी हो, किसी कंपोनेंट का घुलना, इन सबको जोड़ को तब ये सोल्यूशन कहलाता है। सोल्यूशन में हमेशा डेल्टा जी मतलब गिव्स फ्री एनर्जी हमेशा जीरो से कम रहती है, मतलब डेल्टा जी इज लेस देन ज़ीरो। और वेयर डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी इज ग्रेटर देन ज़ीरो, ये बताता है हमारा डेल्टा जी और डेल्टा एस। डेल्टा जी गिव्स फ्री एनर्जी और डेल्टा एस होता है हमारा चेंज इन एंट्रोपी। यह एंट्रोपी हमेशा ज़्यादा रहता है और गिव्स फ्री एनर्जी हमेशा कम रहता है जीरो से। अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन और सॉल्यूशन की बात करें तो हम जान सकते हैं कि सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड। तीन तरह के डिसोल्यूशन के बेस में सब्सटेंस के सॉल्यूशन होते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब कि आप कोई सॉल्यूशन लो, उसके अंदर आप सॉल्यूट डालते जाओ, सॉल्यूट घुल गया, और सॉल्यूट डालो और घुल गया। तो जब सॉल्यूट किसी सॉल्यूशन के अंदर और सॉल्यूट डाल सकें, वो घुलता चला जाए, उसी को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड। एक गिवन टेम्परेचर पे, गिवन सॉल्वेंट में अगर हम कितना सॉल्यूट डालें पर अभी घुला नहीं, अभी उसकी लिमिट नहीं है एक्सीड में, कि आप 10 ml का लिक्विड लो, उसमें आपने 4 ml सॉल्यूट डाला, इसकी कैपेसिटी 10 की है, 10 को घोल लेगा, 4 डाला तो और भी घुल सकते हैं, तो आप और ऐड कर सकते हो। पर अगर हम सैचुरेटेड में जाएँ तो इसका उल्टा हो जाएगा, आप इसकी लिमिट ही अगर 10 की है, आपने 10 पहले डाल दिया, अभी आगे घुल ही नहीं सकता, तो वो होता है सैचुरेटेड कंडीशन। बॉडी सॉल्यूशन एक सैचुरेटेड फॉर्म ले चुका है तो उसे सैचुरेटेड कहते हैं कि और कुछ भी डालोगे घुलेगा नहीं। फिर एक तीसरा टर्म भी ऑर्गेनाइज होता है सुपर सैचुरेटेड। ये सेम है, बस में एक फ़र्क होता है कि ये गिवन टेम्परेचर पे होता है, एक हाई टेम्परेचर पे होता है। मतलब अगर टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो किसी चीज़ की घुलने की क्षमता बढ़ जाती है। जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो जो सॉल्यूशन है, जो घुलने का सैचुरेटेड का कंडीशन है, सॉल्यूट जल्दी जल्दी घुल जाएगा। तो अगर हाई टेम्परेचर में किसी चीज़ को ज़्यादा घोल रहे हो तो उसे सुपर सैचुरेटेड, और कभी गिवन टेम्परेचर पे करें तो अनसैचुरेटेड।
अगर हम ऑन दी बेसिस ऑफ रिएक्शन या कंपोजिशन की बात करें कि किस किस चीज़ से मिलके बना है, कैसा उसका रिएक्शन होता है, तब ये दो तरह के होते हैं सॉल्यूशन, आइडल सॉल्यूशन और नॉन आइडल सॉल्यूशन। आइडल मतलब समझ सकते हो जैसे आपका कोई आइडल होगा तो एक तरह से आइडल गुड, नॉन आइडल मतलब बैड, ये आप इतना तरह समझ लीजिए। आइडल वो होता है जो रॉलेट्स लॉ माने। रॉलेट्स लॉ कहता है P=P0x, ये रॉलेट्स लॉ कहता है। इसको अगर ओबे कर रहा है रोल तो ये होगा आइडल सोल्यूशन, अगर इसको ओबे नहीं कर रहा है तो नॉन आइडल हो गया। इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स सब में सेम रहता है, मतलब कि आप सॉल्यूट इक्वल्स टू सॉल्वेंट इक्वल्स टू सॉल्यूशन, सब इक्वल रहता है। और जब अगर हम नॉन आइडल में जाए तो ये सब अनइक्वल रहते हैं, इसे कहते हैं नॉन आइडल। अब आते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, डेल्टा वी, तो चेंज इन वॉल्यूम मिक्स, वॉल्यूम अगर हम जोड़ेंगे, मतलब कि हम 10 लीटर से सॉल्यूशन से स्टार्ट किए तो जब सॉल्यूशन बनेगा वो भी 10 लीटर ही होगा, उसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा, वो भी 10 लीटर रहेगा। पर अगर हम नॉन आइडल में जाएँ तो 10 लीटर से शुरू किया तो वो 10 लीटर तो नहीं होगा, 10 से ज़्यादा होगा या 10 से कम होगा, वो 10 नहीं रहेगा सोल्यूशन बनने के बाद। ये बताता है हमारा नॉन आइडल सोल्यूशन। डेल्टा एच जो है चेंज इन एंथैल्पी, इसमें एंथैल्पी भी बदलती रहती है, मतलब कि टेम्परेचर उस समय जो एनर्जी की कंडीशन है। यहाँ पे अगर हम 10 से स्टार्ट करें, इसका भी एग्जांपल समझ, अगर एंथैल्पी हम 10 मानते हैं तो आगे सोल्यूशन में भी वो 10 रहेगी, पर अगर नॉन आइडल में माने तो 10 के बराबर नहीं होगी। ये हो गया नॉन आइडल का सोल्यूशन का कंडीशन। अब आते हैं नॉन आइडल भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव, अगर आपको एग्जांपल दूं, आपने पूरी 11वीं बर्बाद कर दी, समझ लो आपने पूरी 11वीं में कोई पढ़ाई नहीं की, अब आप 12वीं में पढ़ना चाहते हैं, तो ये पॉजिटिव डेविएशन वही बताता है कि हमने आइडल सोल्यूशन तो नहीं बन पाए पर नॉन आइडल भी नहीं रहेंगे, हम और अच्छा करेंगे, आइडल से भी अच्छा कर लेंगे, ये होता है पॉजिटिव डेविएशन। नॉन आइडल होता है कि भाई आप कुछ नहीं किया तब भी क्यों करें, अभी मत करो, वो होता है नॉन नेगेटिव। अगर हम आइडल सोल्यूशन का हमने अभी ग्राफ नहीं बताया, अभी आपको आगे बताता हूँ, तो उसमें बताता है डेविएशन, ये रॉलेट्स लॉ के हिसाब से बनाया जाता है। तो इसमें ना डेल्टा वी मिक्स, मतलब आपने 1 लीटर सोल्यूशन है उसमें 1 लीटर सॉल्यूट जोला तो आपको टोटल 2 लीटर आना चाहिए, पर अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा तो 2 से ज़्यादा आएगा। इसकी एक खूबियाँ हैं कि अगर आप 1 लीटर प्लस 1 लीटर देखेंगे तो वो 2 लीटर से ज़्यादा आएगा, मतलब 1 + 1 2 होना चाहिए, पर 1 + 1 2 लीटर से ज़्यादा हो जाएगा तो उसे कहते हैं पॉजिटिव डेविएशन। और अगर 1 लीटर प्लस 1 लीटर 2 लीटर से कम हो जाए तो नेगेटिव डेविएशन। वही एंथैल्पी एनर्जी पे भी होता है कि अगर 1 + 1 एनर्जी रखे 2 होनी चाहिए, 2 ना हो कि 2 से ज़्यादा हो जाए तो पॉजिटिव, अगर 2 से कम हो जाए तो नेगेटिव। इनका अगर हम ग्राफ देखेंगे तो हमने ऊपर यहाँ पे आइडल सोल्यूशन सबके ग्राफ मिस किए, उसमें ग्राफ ऐसा है कुछ, ये रहा एक सोल्यूशन, बॉडी यहाँ से, ये बॉडी यहाँ तक गई, ये हमारा रॉलेट्स लॉ का ग्राफ है। ये एक आइडल बॉडी ऐसे ग्राफ होती है, आइडल बॉडी का ग्राफ ऐसा होता है, हर जगह कांस्टेंट, ये PATM होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर होता है, ये इन दोनों का फ़र्क पेपर पर इसमें बताता है। ये होता है आइडल सोल्यूशन का ग्राफ। अगर पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ हम जानना चाहें तो पॉजिटिव डेविएशन ग्राफ कुछ ऐसा होता है। इस बॉडी को कुछ ऐसा ग्राफ दिखाना चाहिए था, पर अगर पॉजिटिव डेविएशन में हम घुस जाएंगे तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा। देख रहे हैं आप, लाइन के ऊपर जा रहा है तो ये पॉजिटिव डेविएशन, अगर ये लाइन के नीचे जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन, अगर लाइन के नीचे जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन। ये शो करता है हमारा ग्राफ। ये छोटा सा चैप्टर हमारा, इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। ये चैप्टर हमारा 3 वीडियो में आएगा, ख़त्म होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।